हेलो स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर कर रहे थे, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो उसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमको पढ़ना है कि मेटल एसिड्स और बेसिस के साथ कैसे रिएक्शन करती है। ठीक है, ये सारी केमिकल रिएक्शंस हमको करना है, लेकिन उससे भी पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर के नाम से ही पता चलता है कि मतलब किसी भी चीज का इंडिकेशन देना। ठीक है, संकेत देना। तो ये जो इंडिकेटर होता है वो हमको बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये कलर के थ्रू हमको बताता है कि ये एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का। ये मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है लिटमस, दूसरा है फिनोफ्थलीन, और तीसरा जो है वो है मिथाइल आरेंज। ठीक है, ये तीन टाइप्स के इंडिकेटर हैं, लिटमस, फिनोल्फथलीन और मिथाइल आरेंज। इन्हीं के थ्रू हम पता लगाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर शो करेगा, मींस एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का। ठीक है, तो जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो ये है कि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल से रिएक्शन करते हैं, किस तरीके से करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं रिएक्ट करके। ठीक है, हाउ डू एसिड्स react with metals? ठीक है, जो एसिड होते हैं वो मेटल से किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो जो मेटल्स होती हैं जब वो एसिड से रिएक्शन करती हैं तो एसिड में जो हाइड्रोजन होता है मेटल्स उसको डिस्प्लेस कर देती हैं। डिस्प्लेस करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं, मींस हमको जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। और साथ ही साथ जो एसिड का रिमेनिंग पार्ट रहता है, हाइड्रोजन हटाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उससे मेटल कंबाइन होके साल्ट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, मींस जब कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और उसके साथ ही साथ हमको सॉल्ट भी बन के मिलता है। ठीक है, अगर जनरली हम देखें इसकी रिएक्शन तो एसिड प्लस मेटल, ये रिएक्शन करेंगी तो क्या बनाएंगी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व होगी। ठीक है, अब क्या सारी मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं? ठीक है, तो सारी मेटल्स नहीं करती, बट वही मेटल्स रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी जो ज्यादा रिएक्टिव होंगी, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है, तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज बताया था। ठीक है, तो ये सारी
मेटल्स हैं जो कि रिएक्टिव हैं, जिसमें जो पोटेशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, फिर लेड और फिर है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन से जितनी भी मेटल्स हैं, मींस जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से एबव हैं, ठीक है, वो सारी मेटल्स ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। ठीक है, यदि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें इस पूरे प्रोसेस को, तो जैसे कि हमने डाइल्यूट HCl ले लिया जो कि एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमको मेटल लेना है तो हम जिंक ले लिए। ठीक है, आप कोई भी मेटल ले सकते हो इन सभी में से। तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, हमने यहां से हाइड्रोजन रिलीज करा दिया। ठीक, अब बोल रहा है कि जो मेटल होगा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। उसके बाद जो एसिड का रिमेनिंग पार्ट होगा, मेटल उससे कंबाइन होके साल्ट का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो अब जब यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, केवल क्लोरीन। अब जिंक और क्लोरीन आपस में कंबाइन होके साल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2 और क्लोरीन की 1, तो ये हो जाएगा ZnCl2। ठीक है, इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी इसके पास, तो इसका 1 इसका 2, इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक टाइप का सॉल्ट है और ये हमारी हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो रही है। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आई। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा इधर। ठीक है, बैलेंस है। एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। डाइल्यूट HCl लिया हमने और जिंक के जगह हमने दूसरी मेटल ले लिया, मैग्नीशियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, Mg की भी वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो MgCl2, ये भी क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एसिड होगा वो मेटल से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, अगर हम दूसरा एसिड लेते हैं, ये सारी रिएक्शन हम एक दूसरे एसिड के थ्रू करते हैं, जैसे कि H2SO4 ले लेते हैं। मेटल में हमने फिर से जिंक लिया, तो ये हाइड्रोजन गैस पहले रिलीज हो जाएगी और जो जिंक है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक का सल्फेट बना लेगा, ZnSO4। यहां से SO4 2-, इसकी 2 बैलेंसी होगी, इसकी भी 2 बैलेंसी होगी, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये सॉल्ट बना लेंगे। ठीक है, इसको हम मैग्नीशियम के साथ करा के देख सकते हैं, H2SO4 प्लस मैग्नीशियम, ये क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये भी क्या है, एक टाइप का सॉल्ट है। ठीक, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन क्यों नहीं कराया। ठीक है, वो भी तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है, फिर उससे भी रिएक्शन करानी चाहिए। ठीक है, तो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो मेटल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है ये हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, मींस वो सब्सटेंसेस जो किसी भी अदर सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन हो तो उसे ऑक्सीडाइज कर दें। ठीक है, तो जैसे HNO3 है नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ठीक है। इसकी वजह से ये क्या करता है, जब किसी भी मेटल से रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। ठीक है, इस वजह से हमने इसको नहीं लिया। ये क्या करता है, उसको जो भी सब्सटेंस रहेंगे, मींस जैसे हम मेटल के साथ इसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो मेटल को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, और इस तरीके से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नाइट्रिक एसिड जो होता है उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दो ऐसी मेटल्स हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, इन दोनों मेटल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, बट वहां पे भी कंडीशंस हैं। ठीक है, क्या कंडीशन है, कंडीशन यह है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, यदि हम वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लें, मींस बहुत ज्यादा H2O हो, उसमें एसिड की जो क्वांटिटी हो वो बहुत कम, मींस 1 या 2% हो, 98 to 99% उसमें वाटर हो, तो HNO3 मैग्नीज और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, मींस अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा कि नहीं, तो आंसर होगा नहीं। बट यदि ये पूछा जाए कि किसी भी कंडीशन में क्या ये HNO3 रिएक्ट करके मेटल से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकता है, तो केवल दो कंडीशंस पॉसिबल हैं, मींस दो मेटल ऐसी हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम, जिनसे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड होना चाहिए वो वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, मींस उसमें मैक्सिमम जो क्वांटिटी होनी चाहिए एसिड में वो वाटर की होनी चाहिए, 1 या 2% केवल एसिड होना चाहिए। ठीक, नाइट्रिक एसिड क्यों हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब भी ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन गैस ये नहीं देता है, हाइड्रोजन गैस देगा ये, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मींस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। मींस ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, हाइड्रोजन गैस देगा और तुरंत ही इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। ठीक है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देता है, मींस रिएक्शन देता है बट हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, ऑक्सीडाइज होके वाटर बना देता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होती हैं वो बेसिस से रिएक्शन करती हैं कि नहीं करती। हाउ डू मेटल्स react with bases, ठीक है, या हाउ डू बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। ठीक है, तो जो बेसिस होते हैं वो मेटल से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, सेम प्रोडक्ट बनेगा जिस तरीके से एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल बनाती थी, मींस सबसे पहले हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और उसके बाद साल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन केवल दो ही ऐसी मेटल्स हैं जो कि बेसिस से रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। ठीक है, वो दो मेटल्स कौन सी हैं, एक तो जिंक है और दूसरी एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मींस जनरली जो होगा वो बेस जो होगा वो जब मेटल से रिएक्शन करेगा तो एसिड की ही तरह वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है,
मेटल हम कौन सी लेंगे, या तो जिंक ले सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम। तो पहले हम जिंक लेते हैं। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2। मींस पहले यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, उसके बाद सोडियम ऑक्सीजन, मींस जो भी बेसिस का रिमेनिंग पार्ट होगा वो मेटल से कंबाइन होके सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का सॉल्ट है, इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं। सोडियम जिंकेट। इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ भी 1 है, तो हम यहाँ 2 कर लेते हैं। अब फिर एक मेटल को बैलेंस करेंगे, जिंक यहाँ पे 1 ही है, उधर भी 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पे ये एक बेस है जो कि मेटल से रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट बना रहा है, और सोडियम गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। इस सॉल्ट को क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। ठीक है, फिर हमने बताया कि एक और मेटल है जो बेस से रिएक्शन करने के बाद ये 2 प्रोडक्ट्स देती है, मींस हाइड्रोजन रिलीज करेगी और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगी। तो हम एल्यूमिनियम के साथ भी इसका रिएक्शन देखते हैं। हमने बेस ले लिया NaOH, एल्यूमिनियम ले लिया, और साथ ही साथ H2O। ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, ठीक है। यहां से जो बेस है NaOH, वो एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है और सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है। सोडियम एल्यूमिनेट, ये क्या है, एक टाइप का सॉल्ट है, और यहां से उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो मींस जो बेसेस होंगे वो भी मेटल से रिएक्शन करने के बाद सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिस तरीके से एसिड मेटल से रिएक्शन करने के बाद करता है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर सकते हो कमेंट में मेंशन करके। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा हमको। ठीक है।